हेलो दोस्त, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और आज हम लोग बात करते हैं एंजल वन के बारे में कि आखिरकार एंजल वन में ऐसा क्या हो रहा है जिसके बारे में जो आपका एंजल वन ऐप है या फिर जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, सेबी ने कुछ जो है अभी चीज़ नियमों में बदलाव किए हैं जिसके कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है एंजल वन या अदर ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, एंजल वन सबसे पहले तो एंजल वन करती क्या है। तो एंजल वन का बेक तरीके से फिनटेक कंपनी है। फिनटेक कंपनी मतलब एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका जो है अपना मॉडल है, जिसमें ये आपका जो स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी ब्रोकिंग्स हो गया, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हो गया, प्रोवाइडिंग मार्जिन्स हो गया, आपका जो है डिपॉजिटरी सर्विसेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड हो गए, लेंडिंग एज एनबीएफसी हो गया एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस तरीके के बिजनेस में एंजल वन मोस्टली जो है इन्वॉल्व है। अभी देखिए, एंजल वन में ऐसा हुआ क्या है, अभी रिसेंट में जो है जो सेबी ने गाइडलाइंस कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं जिसके कारण एंजल वन क्या था, सबसे पहले 40% का लगभग ग्रोथ इंजन था। अभी इसके बाद जो है जैसे ही सेबी ने अपने जो है नियमों में कुछ बदलाव किए हैं तो इससे क्या हुआ कि इनकी ग्रोथ लगभग जो है 18 से 19% के आसपास आ गई। और इन सबसे बड़ी चीज़ है, इनकी जो मार्जिन्स थे, मार्जिन्स भी बहुत प्रेशर आया। तो बेसिकली कि ये एंजल वन के अंदर ही आया है। जो भी आपकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हो गई, लाइक मोतीलाल ओसवाल हो गया, आपका जीरोधा हो गया, या फिर जो है ग्रो हो गया, या फिर आप कोई भी फाइव पैसा कैपिटल हो गया, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं या जो भी आपकी स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनीज होती हैं, तो जो गाइडलाइन होता है या जो भी चेंजेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो कोई ऐसे पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि किसी एक ही कंपनी के लिए हो रहा है या एक ही प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, क्योंकि ये इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री पे आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है सिंगल हैंडली कि जो है ये सिर्फ एंजल वन के लिए किया गया है। जो भी किया गया है ऑल ओवर पूरी इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज होंगी उनके लिए वो सेम रूल जो है एज इट इज़ लागू होंगे। क्योंकि FY25 में लगभग 29.5 मिलियन जो है टोटल क्लाइंट बेस इनका जो है ऐड हुआ है। 25.9 बिलियन का टोटल क्लाइंट बेस है इनके पास, जो कि जो है 7.4% लगभग क्यू जो है इनकी आपकी ग्रोथ आई है। जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं करंट टाइम पे, वो NSE एक्टिव क्लाइंट में तो 7.8 मिलियन लगभग जो है NSE एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसमें जो है लगभग 5.5% की ग्रोथ आई है। और जो आपका जो है देखिए ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स, जो इनके ट्रांजेक्शन्स होते हैं लगभग 422 मिलियन का, तो इसमें जो है क्यू ऑन को लगभग जो है गिरावट आई है 13.8% की। और जो आपका जो है ये फाइनेंशियल मेडिसिन, जो इनकी नेट इनकम होती है, नेट इनकम में भी लगभग 9.9 बिलियन की इनकी नेट इनकम जो है इस बार इन्होंने शो करी है, जिसमें 17% जो है क्यू ऑन को गिरावट आई है। और प्लस जो आपका ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन है वो भी जो है 2.91 बिलियन का है, जिसमें 30.3% की जो है क्यू ऑन क्यू जो है गिरावट आई है। अच्छा, बेसिकली देखिए, ये गिरावट आई क्यों है, मतलब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो है ये गिरावट आई है। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। एंजल वन में जो है गिरावट का आखिरकार मतलब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो है एंजल वन या अदर कंपनीज में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये इम्पैक्ट आया है वो नॉट बेसिकली जो है एंजल वन के लिए नहीं आया है, वो ऑल ओवर जो है जितनी भी आपकी जो है आप ब्रोकिंग कंपनी है लगभग सभी के लिए आया हुआ है। तो ऐसा क्या सेबी ने चेंजेस कर दिया है जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम क्या आई है, देखिए पहले जब भी कोई कंपनी जो है ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम लाता था तो बेसिकली सेबी क्या होता था, उसको एक तरीके का डिस्काउंट देता था। वो डिस्काउंट जो किसी भी जो भी एक्टिव प्लेटफॉर्म्स जो है, मतलब जो भी आपके ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होती थी जहाँ पे जो है ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता था, वहाँ पे उनको जो है डिस्काउंट मिलता था। तो जिसका बेनिफिट जो है वो उनके क्लाइंट एक्विजिशन और जो इनके प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू में बहुत अच्छी तरीके से पड़ता था। अभी इन्होंने क्या किया है कि पहले मान लीजिए कोई एक ब्रोकर 1 लाख का ट्रेड लाता है अपने उस पे ऐप के ऊपर, तो उसको एक तरीके का डिस्काउंट देती थी सेबी जो है कि मान लीजिए आपने 1 लाख है, जो भी उनकी लिमिट होगी उसमें जो है उन्होंने जो भी 1 लाख मान लीजिए 1 लाख हुआ या जो 2 लाख हुआ या 10 लाख हुआ, जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम लेकर के आ रहा है तो उसको एक तरीके से मान लीजिए 0.2% दे दे या 0.3% दे दे, जो भी मतलब सेबी का जो है गाइडलाइंस होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना काम वो डिस्काउंट देते थे। अभी इन्होंने जो नया रूल लाया है, इससे क्या किया है, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप 1 लाख लाओ या 2 लाख लाओ या 1,000 लाओ या 10,000 लाओ, जो रूल है वो जो छोटे ब्रोकर के लिए भी है वही रूल एक सेम एज इट इज जो है दूसरा जो है जो आपका बड़ा ब्रोकर है उसके लिए भी है। तो अब
जो मान लीजिए जिनके पास ज़्यादा क्लाइंट एक्विजिशन था या जो भी चीज़ें थी, उनको बेनिफिट इस चीज़ का मिलता था, मगर अभी उन्होंने क्या कहा कि वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसके कारण जो है जो डिस्काउंट उनको मिल रहा था, वो डिस्काउंट इनका जो है लगभग बढ़ गया, मतलब डिस्काउंट इनका घट गया। अब इससे क्या हो गया कि जो वॉल्यूम जो है, जिसके कारण जब जब देखिए वॉल्यूम होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं मार्केट में कपड़े की शॉपिंग करने गए हैं और शॉपिंग में आपने कहा कि भाई जो है हमें एक जोड़ी कपड़ा चाहिए। अभी आप कहिए कि हमें नहीं एक जोड़ी नहीं, जो है हमें एक दर्जन चाहिए। तो एक दर्जन में क्या होता है, वो डिस्काउंट मिलता है, एक डिस्काउंट दे देता है। अभी आप वो जो सेलर है वो कह रहा है कि नहीं, आप एक दर्जन लो या 10,000 पीसेस लो या जो है 20,000 पीसेस लो, आपको मिलेगा इतने का ही। तो मिलेगा जब इतने का ही, तो फिर जो है वो ओवरऑल ऐसा नहीं कि वो आप ही को देर कर रहा है, वो जितने भी कस्टमर है उन सबके लिए कर रहा है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है सबसे पहले जो सेबी ने जो है इस नियम में बदलाव कर दिया। अभी देखिए दूसरा क्या किया सेबी ने, देखिए एफ वाले यूजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एफ जो करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो है लॉट का साइज बढ़ा दिया। लॉट का साइज बढ़ाने से क्या हुआ कि जब लॉट का साइज बढ़ जाता है तो बेसिकली क्या होता है ना, वॉल्यूम धीरे धीरे घटने लगता है जब लॉट का साइज बढ़ता है। तो जब वॉल्यूम घटा तो जो एंजल ब्रेकिंग को जो पैसा मिलता था उसके एफ की लॉट साइज से, तो अब जो है वो मतलब वो पैसा भी घट गया। पैसा घट गया तो उनका जो ब्रोकरिंग डिवीजन में जो उन्होंने चार्जेस लेते थे या जो भी चीज़ें लेती थी, चूंकि देखिए लॉट साइज जब जो है बढ़ गई, तो जो छोटा क्लाइंट है, मान लीजिए जैसे कोई आदमी 10,000 के पे एफ कर रहा है, अभी उन्होंने कहा कि आप 10,000 नहीं करोगे, 10 लाख करोगे, तो वो 10 लाख कहाँ से लाएगा। तो एफ से वो जो है वो हट करके वो जो है इन्वेस्टिंग में चला गया है, चीज़ों में चला गया। तो इससे क्या हुआ, इनको जो है इस चीज़ का नुकसान बहुत हो गया। ये जो है प्रॉब्लम जो है मतलब ऑल ओवर सभी के लिए आई है। इसलिए देखिए अब इसी चीज़ का इम्पैक्ट आपका जो है, जो आपके ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स हो गए और जो आपका फाइनेंशियल्स हो गया और क्लाइंट एक्विजिशंस हो गया और जो आपका एवरेज डेली टर्नओवर हो गया। एवरेज डेली टर्नओवर भी इनका लगभग 40.0 ट्रिलियन का था, जिसमें जो है लगभग Q1Q जो है 11.8% की जो है गिरावट आई है। हाँ अभी देखिए आप जो ये इनका एबिटा है वो 4.1 बिलियन जो है रहा, लगभग उसमें Q1Q कितनी गिरावट आई, 30.7% के आसपास जो है लगभग गिरावट आई। अब देखिए ये सेकंड नंबर के ब्रोकर हैं NSE पे, और ये कॉन्टिन्यूसली जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं लगभग पिछले 12-15 क्वार्टर से जो है, मतलब जो इनके ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर लगभग ये सेकंड नंबर की पोजीशन जो है पिछले 12-15 क्वार्टर से बनाए हुए हैं। तो देखिए अभी चीज़ें जब जो है कोई चीज़ बनती है या जब कोई नए चीज़ें से चार्जेस आते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़े बहुत इनके शॉर्ट टर्म के लिए जो है इंटैक्ट करते हैं बहुत सारी कंपनीज को, इस पर इम्पैक्ट आता है। तो अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि भाई जो है चूंकि प्रॉब्लम आई है, इन देख रहे हैं कि शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। इन्होंने काफ़ी टाइम बाद जो है डिविडेंड अनाउंस किया, तो इन्होंने लगा 35% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया। मान लीजिए एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो उसमें से उन्होंने 35 रुपये जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में दे दिया। अब इससे क्या, अब चीज़ें देखिए इन करंट टाइम पे लगभग जो है 15.5% जो है शेयर इन एक्टिव क्लाइंट बेस है इनका, जो है 19.7% जो है रिटेल ओवरऑल इक्विटी टर्नओवर है, और जो पैट है 2.8 बिलियन, उसमें भी जो है इनकी 3.5 के आसपास जो है Q1Q गिरावट आई है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंजन वन की जो है एसेट मैनेजमेंट के बारे में, लगभग जो इनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है। देखिए एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव AUM। जो है पैसिव AUM एक एक्टिव AUM होता है। तो लगभग जो है जो US है लगभग वहाँ पे जो है 39% के आसपास जो है आपका जो है AUM आपका पैसिव AUM चलता है। अभी इंडिया में क्या है, कॉन्टिन्यूसली जो है इसमें ग्रोथ आ रही है, जो इनका एक्टिव इंडियाज में जो पैसिव AUM, इसमें इन्होंने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, मतलब जो है एक इंडेक्स फंड हो गया, एक ETF हो गया। तो एंजल वन जो है अपने AMC बिजनेस में जो है धीरे धीरे, देखिए एंजल वन कर क्या रहा है, बेसिकली जो है वो एक तरीके से सुपर ऐप बना रहा है। मतलब वो फिनटेक मॉडल में जितने भी चीज़ें होती हैं, आपका वो AMC हो गया, या फिर आपको कोई होम लोन हो गया, या फिर कार लोन हो गया, या फिर जो है कोई भी चीज़ आप जो है किसी तरीके का जो है इंश्योरेंस कराना हो गया कार का, जो है मतलब हर एक बिजनेस में पूरी तरीके से टोटली जो है जाना चाहते हैं। अच्छा हो, ये लोग चाहते क्या हैं, ये अपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र जो है क्लाइंट का एक्विजिशन करना है और चीज़ें करनी है, ये पूरी तरीके से उस पर जो है मतलब छाना चाहते हैं, लगभग नंबर 1 की पोजीशन पर रहना चाहते हैं। इतना लगभग जो है इनका इस तरीके से ये अपने आप को आगे ग्रो कर रहे हैं।
हाँ, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंजल वन में बेसिकली जो है वेल्थ मैनेजमेंट स्कोप के बारे में। इन्होंने जो है देखिए इनके जो भी प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है अपने आप को जो है ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी इन्होंने अपने बिजनेस बनाए हुए हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट में इन्होंने क्या किया भाई, जो है 16% एनुअल ग्रोथ इन नंबर ऑफ HNIs, तो ये लगभग 60% ग्रोथ आ गई। 8 to 10% एसेट अप्रिशिएशन मिल गया इनको जो है, और 3.5% जो है एनुअल इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन अर्निंग एंड सेविंग्स में आ गई। अभी इसके अंदर इन्होंने जो है क्या किया, आइकॉनिक वेल्थ के नाम से जो है एंजल वन ने एक तरीके से अपने आप को जो है एक्सपैंड किया है इसमें जो है। तो जो कि D2C मोबाइल ऐप्स के में लाइव हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हाँ, अभी हम लोग बात कर लेते हैं देखिए आपका इंश्योरेंस बिजनेस में। तो इंश्योरेंस बिजनेस में भी जो है इनका HDFC एग्रो और ICICI लोम्बार्ड और डिजिट इनसे इन्होंने जो है अपना अभी टाई अप किया हुआ है, और इंश्योरेंस बिजनेस में भी एक ये मतलब तेज़ी से अपना आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग बात करते थे, जो इनका यूनिक SIP रजिस्टर्ड वाला जो है था उसमें इनमें ग्रोथ मतलब डिग्रोथ आई है। तो वो कैसे आई है, मतलब Q2 FY25 में लगभग जो है 2314 के आसपास जो है SIP रजिस्टर्ड थी। अभी जो है करंट टाइम पे जो है Q2 FY25 में 2260 SIP रजिस्टर्ड जो है इसमें हुई है। तो मतलब लगभग जो है ये Q1Q जो है इसमें जो है आपका डिग्रोथ आई है। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है एंजल वन के अंदर दिख रही है। सभी ने जो चेंजेस किए हैं उससे क्या है, ट्रेडिंग बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। तो अभी एंजल वन इस पर क्या बता रहा है कि जो है जो आपका इंडस्ट्री डिटेल कैश ADTO मतलब कि जो है एवरेज बेसिकली देखिए ADTO होता क्या है, एवरेज डेली टर्नओवर इन द ब्रोकिंग बिजनेस। तो इसमें क्या था कि जो है जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो जो है लगभग सितंबर 2021 में 0.4 ट्रिलियन थी, जो कि जो है अक्टूबर 2021 में वो भी जो है लगभग 0.4 ट्रिलियन ही है। लगभग नॉर्मल मतलब बेसिकली नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एंजल वन के अंदर क्या हुआ, जब जो चेंजेस आए तो इन्होंने क्या किया, मतलब बेसिकली हुआ क्या कि सितंबर 2021 में लगभग जो है 49 बिलियन का जो है इनका एडीटीओ था। अभी जो है सितंबर 2021 में 47 का जो है बिलियन का इनका एडीटीओ हो गया। अब अच्छा, उसमें ये दिखा क्या रहे हैं, जो अक्टूबर 2021 में जब इनका अक्टूबर 21 में मतलब इनका जो डेटा आया उसमें जो है इनका जो है लगभग 62 बिलियन, मतलब उसमें जो है ये काफ़ी तेज़ी से मतलब उसमें भी जो है मतलब मेंटेन करके ले गए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो क्या होता है कि हुआ क्या है कि जो आपका एवरेज डेली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडेड ऑन NSE, उसमें जो है क्या था कि 42% की फॉल ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिस पे आई है। परंतु जो है जो एंजल वन क्या कह रहा है, एंजल वन के पास जो है नवंबर 2024 में लगभग 5.4 मिलियन जो है लगभग एवरेज डेली FNO ऑर्डर्स आते थे। मगर जो दिसंबर 2024 में इनका लगभग 27% के आसपास जो है डिग्रोथ आई है। मतलब कि जो है जो इंडस्ट्री लगभग 42% के आसपास से गिरी है, मगर जो है इनके में जो है जो चेंजेस मतलब रेगुलेटरी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ मात्र जो है 27% की डिग्रोथ आई है एक तरीके से। तो अभी जो है हम लोग एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, इनके फाइनेंशियल्स में आखिरकार क्या ऐसा इम्पैक्ट आया है जो कि जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल में जो इनका ग्रॉस रेवेन्यू है लगभग 19% से आसपास से बढ़ा है। अच्छा, अब पहले क्या था कि जो है लगभग 30 से 35-40% के आसपास का ये ग्रोथ इंजन था, जो कि जो है लगभग इतनी की ग्रोथ लगभग अच्छा खासा जो है पिछले कई क्वार्टरों से दे रहा था। परंतु चूंकि जो है रेगुलेटरी चेंजेस के आने के कारण जो है ये सीधे इसके जो है रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया, और लगभग 19% के आसपास इन्होंने ग्रोथ दिखाई। जो एबिटा था, एबिटा भी लगभग जो है 14% के आसपास से बढ़ा हुआ है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी जो है लगभग 8% के आसपास से जो है इंक्रीज हुआ। रिसेंट में कौन कॉल है उसमें आके मैनेजमेंट ने ऐसा क्या कहा या किस तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ों को जो है आगे देख रहे हैं। तो बेसिकली इनका फोकस देखिए वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे है। जो है इन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल के फर्स्ट क्वार्टर से लगभग जो है ये पूरी तरीके से अपना वेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे और उस पर जो है काम करना चालू कर देंगे। अभी देखिए इन्होंने एक तरीके से कंपनी एक तरीके से अपने सुपर ऐप के बारे में बता रही थी कि ये फिनटेक मॉडल में पूरी तरीके से जो है छाना चाहते हैं। वो चाहे जो है NBFC हो, चाहे वो करेंसी ब्रोकिंग हो, मतलब जो भी चीज़ें आपको फाइनेंस से रिलेटेड आपको करनी है या चाहिए आपको, तो वो लगभग पूरी तरीके से इनके इस ऐप पे उनको पूरी तरीके से मिले। चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हो गया, प्रोवाइडिंग मार्जिन, मतलब जो भी चीज़ें आपकी जो है फाइनेंस से रिलेटेड हैं
वो ये एक तरीके से उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं। अभी देखिए करंट टाइम पे कंपनी क्या चाहती है कि मतलब उसका जो है अपने आप को मार्केट शेयर उसको जो है बेसिकली खोना नहीं चाहती है किसी भी तरीके से। और थोड़ा जो है जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से इनको जो है कुछ समय में जो मतलब इनका मार्जिन है इसको जो है इनको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा कुछ टाइम के लिए, मगर लॉन्ग टाइम में कंपनी का मैनेजमेंट का सोचना है कि जो है ये बेनिफिट करेगा उनके उनके लिए। तो कंपनी जो है आने वाले समय के लिए और मौजूदा ट्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से आशावादी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ऑप्टिमिस्टिक है। और जो इंडस्ट्री मार्केट में लोग रुचि रखते हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग कंपनी का मानना है कि भारत में लगभग 3 से 3.5% के आसपास ही जो है इक्विटी मार्केट में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं। तो कंपनी का ये सोचना है कि भाई आने वाले समय में जो है इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी, तो उसका बेनिफिट जो है कंपनी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इनको मिलेगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी जो है सेम एज इट इज़ जो है यही ट्रेंड रखती है, तो उसमें भी जो है कंपनी का लगभग यही मानना है कि जो है आगे आने वाले समय में कुछ मतलब इसमें भी जो है इनको ग्रोथ मिलने की चांसेस हैं। बताया कि लगभग जो है कंपनी ने लगभग 2.1 मिलियन के आसपास नए ग्राहक को जोड़ा हुआ है, जिसमें से लगभग 88% जो है टायर 2 हो गया, टायर 3 हो गया, उन शहरों से आ रहे हैं। अभी देखो कंपनी का क्या सोचना है कि लगभग 15 से 20% आबादी भी अगर उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो उससे क्या होगा, जो भी उनके प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा तो लगभग कंपनी को ये उम्मीद है कि जो है मतलब इससे वो जो है नंबर 1 की पोजीशन जो है हासिल कर सकते हैं, मतलब मार्केट में लीडर बन जाएंगे एक तरीके से। और जो ये ट्रेंड चल रहा है अभी करंट टाइम पे स्टॉक्स का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, तो ये लगभग मतलब करंट टाइम में ये नहीं कि इसी 1-2 क्वार्टर के लिए है, 2-3 क्वार्टर के लिए, लगभग उनको ऐसा उम्मीद है कि 7 से 8 साल 9 साल 5 के आसपास जो है ये ट्रेंड लगभग जो है आगे चलता ही रहेगा। हाँ, अभी एक चीज़ और कंपनी बताने की कोशिश कर रही थी कि देखिए जिस तरीके से वो क्लाइंट बेस को एक्वायर कर रही है कंपनी, आगे बाजार में अपनी मतलब स्ट्रेटजी जो है ला रही है चीज़ें, तो जो अभी चूंकि जो एनएससी ने कर दिया है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं इसकी वजह से जो है कुछ समय के लिए उनको जो है थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए जैसे जो उनके प्रॉफिट मार्जिन में हो गया, रेवेन्यू में हो गया, 2-3 क्वार्टर उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है मेंटेन होने में टाइम लगेगा। मगर जो लॉन्ग टर्म का उनका विज़न है वो बहुत ही क्लियर है कि मतलब आने वाले लॉन्ग टर्म में उनको जो है इंडस्ट्री में और प्लस अपने जो वो कर रहे हैं उसमें उनको ग्रोथ आने की बहुत अच्छी उम्मीद है। अभी एक चीज़ और देखिए कंपनी कौन कौन क्या बता रही है कि जिस तरीके से जो है मतलब क्लाइंट बेस उनका जो है आगे बढ़ रहा है और एक तरीके से जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन बहुत तेज़ी से है, तो उसमें वो जो है अपने आप को जो है मार्केट शेयर उसको जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वो ट्रेंड मतलब होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए जब भी कोई आदमी जब भी कोई क्लाइंट उनका आता है उनके प्लेटफॉर्म पे, और मान लीजिए अगर उसने अपना जो है कोई पोर्टफोलियो किसी भी तरीके की चीज़ें बना ली, तो बनाने के बाद होता क्या है कि जो है मतलब इतनी जल्दी वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके नहीं जाता है, क्योंकि जो है छोटा मोटा अमाउंट तो लगता नहीं है, हर आदमी का जो है अमाउंट लगभग काफ़ी बड़ा अमाउंट में जो है चाहे वो पोर्टफोलियो हो या फिर जो है आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जो है वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो एक बार जो है जो भी उनके पास कस्टमर आ गया तो इतनी जल्दी जो है वो इस तरीके से मतलब छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ जो है अगर इसी तरीके से वो आगे बहुत तेज़ी से मतलब बढ़ते रहे तो जो है लगभग वो नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, अभी देखिए इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कंपनी ने अपने आप को ग्रो करने के लिए अभी रिसेंट में उसने जो है देखिए आईपीएल में उसने खर्चा भी किया था, जो एंजल वन चौका या एंजल वन छक्का, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो मतलब आईपीएल में भी खर्चा कर रहे हैं अपने ऐप को। तो होता क्या है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है अभी करंट टाइम पे तो प्रॉफिट मार्जिन में दिखता है, मगर आने वाले समय अगर क्लाइंट बेस उनका बढ़ता जाएगा तो आगे धीरे धीरे जो है उनको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। मैं पर्सनली बेसिकली क्या सोचता हूँ कि जो है आपका एंजल वन जो करंट टाइम पे जो इम्पैक्ट इनका रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से जो है इनको दिक्कत का सामना अभी करंट टाइम कर रहा है, जो कि जो है मैनेजमेंट कॉन कॉल में कह रही है कि लगभग 2-3 क्वार्टर जो है इस चीज़ को सेटल होने में टाइम लगेगा। तो करंट टाइम पे देखिए आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है या आपका मतलब चूँकि आप मार्केट में हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी है जो कि आपको जिस पे आपको बेट करनी है, आपके पास बहुत सारा बेट है, बहुत सारी जो है कंपनीज है जिसमें आप पैसा लगा सकते हो जो बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। अच्छा,
इसमें हो क्या रहा है कि देखिए एंजल वन जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरीके से उसका मैनेजमेंट आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो चीज़ें बहुत ही राइट ऑन ट्रैक चल रही हैं, मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मगर जो चेंजेस की वजह से उनके बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहे हैं, और जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा उन्हें आने वाले 2-3-4 क्वार्टर या आगे, जब तक भी ये प्रॉब्लम उनका जो है रिजॉल्व नहीं होता है, तो तब तक के लिए जो है आप उन एलोकेशन को थोड़ा बहुत कम कट कर लीजिए, कट करके थोड़ा छोटे एलोकेशन के साथ रहिए, या एकदम ही हट सकते हैं, जैसा आपका डिपेंड, वो तो देखिए डिपेंड करना है किसी भी शेयर में निवेश करना, ये आपके अपना जो है राय है। इस पर कोई मेरी अपनी मतलब मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसका व्यूज़ बता रहा हूँ और चीज़ें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। थैंक यू।